डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे, यानी सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि सोवियत संघ का जो विखंडन हो जाता है उसके बाद वैश्विक लेवल पे क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या बदलाव की स्थिति बनती है, सोवियत संघ के जो राज्य अलग हो जाते हैं गणराज्य, उनकी क्या स्थिति होती है, इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नए देशों का उदय। सोवियत संघ से अलग हो जाने वाले गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। तो यहाँ पे सोवियत संघ का जब विखंडन हो जाता है तो विखंडन के पश्चात जो उसके अलग होने वाले गणराज्य थे वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की गई जिसका कार्य था वैश्विक लेवल पे होने वाले युद्धों को रोकना, वैश्विक लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जो विवादित चीज़ें हैं उनको शांतिमय तरीके से निपटारा करना, परमाणु बमों का प्रयोग को रोकना। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था थी जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी इसकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिमय तरीके से निपटारा करना था। तो इस संघ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके सभी ये जो राज्य अलग होते हैं सोवियत संघ से, वे इसकी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। सदस्यता ग्रहण करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि जो राज्य रूस से अलग होते हैं यानी सोवियत संघ से, वे सोवियत संघ पर फिर सोवियत संघ उस पर अधिकार न कर ले, इसलिए जो है ऐसी परिस्थितियों में वे क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले लेते हैं। तो रूस जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सोवियत संघ के जो राज्य हैं वो जब अलग हो जाते हैं तो किसकी सदस्यता लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेते हैं। उनके मन में ये भावना रहती है कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं लेंगे तो सोवियत संघ से हम अलग हुए हैं, कहीं सोवियत संघ फिर से हमें अपने अंडर में ले ले, अपने अधिकार में ले ले। इस उद्देश्य से वे क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले लेते हैं। सोवियत संघ से ही कुछ राज्य जो अलग होते हैं वे अमेरिका के या फिर नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, जो एक सैनिक संगठन था। उसके भी पीछे उनका उद्देश्य यही था कि कहीं रूस फिर से इन राज्यों पे अपने अधिकार क्षेत्र में न कर ले। इस उद्देश्य से वो भी जो है नाटो के सदस्य बन जाते हैं। तो इस तरह से सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, नए नए राज्य अस्तित्व में आते हैं, नए नए राज्यों की पॉलिसी बदल जाती है, नीतियाँ बदल जाती हैं। जो वही राज्य जो सोवियत संघ के साथ थे उनकी नीतियाँ उसके साथ थी, विखंडन के पश्चात उनकी नीतियाँ दूसरे देशों के साथ जुड़ जाती हैं, अमेरिका के साथ जुड़ जाती हैं, नाटो से जुड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सोवियत संघ के विखंडन के पश्चात उसी के राज्य अलग अलग परिदृश्य में, अलग अलग रूप में उभर करके आते हैं। उनकी नीतियाँ, उनकी पॉलिसी सब अलग हो जाती है, रूस के संदर्भ में नहीं रहती बल्कि उसके अगेंस्ट में हो जाती है। तो इस तरह से नए नए राज्यों का उदय होता है, किसके पश्चात, सोवियत संघ की विघटन के पश्चात। आगे इसी में है शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति। जैसा कि आप जानते हैं शीत युद्ध के संदर्भ में, शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला। इस काल में बहुत ही समस्याएं आई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रों के मध्य, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मध्य जो संघर्ष का वातावरण बना था। सभी राष्ट्र जो है भयभीत थे, कहीं फिर से विश्व युद्ध ना हो जाए, कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में, ऐसे विषम परिस्थितियों में जो एक अजीब वातावरण निर्मित हो गया था इस कोल्ड वार में, ऐसी परिस्थितियों में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो कोल्ड वार अपने आप समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि जो दो महाशक्तियाँ थी दोनों के मध्य जो कोल्ड वार हो रहा था, शीत युद्ध हो रहा था, लेकिन जब सोवियत संघ विखंडित हो जाता है तो उसमें एक ही महाशक्ति बचती है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही जो शीत युद्ध इतने सालों से चला आ रहा था वो अपने आप ही समाप्त हो गया। शीत युद्ध से बहुत सारी समस्याएं थी। अगर ये विखंडन ना होता सोवियत संघ का तो हो सकता है और कुछ नया ही परिदृश्य बनता, और कोई समस्या आती, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और कूटनीतिक चालों द्वारा और कुछ नया अंजाम कार्य दिया जाता। लेकिन सोवियत संघ के विखंडन से रूस जो एक शक्ति के रूप में था सोवियत संघ, उसकी उस शक्ति समाप्त हो जाती है। और जब शक्ति समाप्त हो जाती है तो जो दो ताकतवर देश थे सोवियत संघ और अमेरिका, उसमें से सिर्फ एक शक्ति बचती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ऐसे परिस्थिति में जो दो लोग थे, दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नई पॉलिसी चला रहे थे, ध्रुवीकरण की स्थिति बन गई थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई।
डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप जो है शीत युद्ध से संघर्ष की स्थिति क्या हुई, समाप्त हुई। किसके कारण? सोवियत संघ के विघटन के कारण। इसी क्रम में आगे है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत, दो महाशक्तियाँ थी, रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों के मध्य जो संघर्ष का वातावरण था, जो ध्रुवीकरण हो रहा था, कुछ देश रूस के अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सम्मिलित हो रहे थे, कुछ जो है सोवियत संघ के साथ सम्मिलित हो रहे थे। शक्तियाँ दोनों तरफ डिवाइड थी, दो महाशक्ति के रूप में। लेकिन लास्ट में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो दो ध्रुवीकरण की जो स्थिति बनती थी, दो ध्रुव हैं, उसमें एक ध्रुव अपने आप समाप्त हो जाता है क्योंकि उसका विखंडन हो जाता है और बचता है केवल संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो ध्रुवीकरण की स्थिति थी वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसके कारण से? सोवियत संघ के विखंडन के कारण। तो इस तरह से ध्रुवीकरण की स्थिति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ध्रुवीकरण का अंत हो जाता है जो लंबे समय तक चला आ रहा था। 1945 से 1990 तक कंटिन्यू ये जो शीत युद्ध चला, ये स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन आगे चल के ये स्थिति समाप्त हो जाती है। एक विचारधारा को आघात, जैसा कि आप जानते हैं दो विचारधाराएं थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ा रहा था, वहीं जो है सोवियत संघ जो साम्यवाद की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन जब रूस की साम्यवादी विचारधारा की कैसे प्रभावित होती है, जब रूस विखंडित हो जाता है तो जो उसकी साम्यवादी विचारधारा है वो जब शक्ति कमज़ोर हो गई तो विचारधारा भी उसकी एवॉइड की जाने लगी अमेरिका के द्वारा, अन्य देशों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही विचारधारा बनती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा। और इससे ऐसी स्थिति में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ही विचारधारा आगे बढ़ती है और साम्यवादी विचारधारा जो रूस की थी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको आघात लगता है क्योंकि अब वो शक्ति के रूप में वो अब नहीं रहा। तो इस तरह से एक विचारधारा को आघात लग रहा था और दूसरी विचारधारा यानी अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा आगे बढ़ रही थी। उसी का जो है महत्व बढ़ रहा था, उसी का प्रदर्शन था। वैश्विक लेवल पे सभी देश उसी के ग्रुप में शामिल हो रहे थे, उसी का समर्थन कर रहे थे पूंजीवादी विचारधारा को। तो ऐसी स्थिति में रूस की साम्यवादी विचारधारा क्यों आघात पहुंच रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत को आघात, जैसा कि आप जानते हैं रूस जैसे देश से भारत का काफ़ी अच्छा संबंध था। भले ग्रुप में शामिल तो नहीं हुआ था, लेकिन तकनीकी मामले में भारत में बहुत सारे उद्योग लगाए गए थे उसी के रूस के सहयोग से। तो इस तरह से रूस जो आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर रहा था, तकनीकी रूप से जो सहयोग प्रदान कर रहा था, विखंडन से भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके अच्छे संबंध बन गए थे, लेकिन रूस के विखंडन के कारण जो है भारत को विविध रूपों में नुकसान हुआ। तो इस तरह से विखंडन से भारत भी अछूता नहीं रहा, भारत भी रूस के विखंडन से प्रभावित हुआ। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तेल भंडार और अमेरिका का प्रभाव, जैसा कि आप जानते हैं जब दो महाशक्तियाँ थीं तो दोनों अपने अधिकार दूसरे क्षेत्रों को अधिग्रहित कर रही थी, दूसरे क्षेत्रों को अपने अंडर में कर रही थी। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ एक बचता है और यहाँ पे सोवियत संघ विखंडित हो जाता है तो ऐसे स्थिति में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वही अगला दावेदार बनता है। और जो तेल क्षेत्र था, मध्य पूर्व का जो क्षेत्र था, उस पर किसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है? केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का, क्योंकि रूस का विखंडन हो चुका रहता है। तो ऐसे स्थिति में मध्य पूर्व क्षेत्रों पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो जाता है तेल क्षेत्रों में। आगे हैं शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। जैसा कि आप जानते हैं शीत युद्ध के दौर समाप्त हो गई और दोनों के मध्य जो लंबे वर्ष तक संघर्ष चल रहा था उसका कटाक्षेप हुआ और वैश्विक लेवल पे जो एक तनाव का वातावरण था वो समाप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे। शक्ति संबंधों में बदलाव, जैसा कि आप जानते हैं वैश्विक लेवल पे दो महाशक्तियाँ थी, दोनों महाशक्ति के रूप में थी, दोनों ही शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। बहुत सारे देश भयभीत होकर के कभी कभी किसी ग्रुप में शामिल भी हो रहे थे। कुछ देश इन दोनों देशों में नहीं शामिल हो रहे थे, उनको लग रहा था नहीं हम किसी में नहीं शामिल होंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है तो ऐसे स्थिति में जो शक्ति संबंध की स्थिति बनती है रूस और अमेरिका की, रूस विखंडित हो गया और बचता है केवल अमेरिका। तो वैश्विक लेवल पे जो शक्ति बचती है केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के, और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरे विश्व पे दबदबा कायम हो जाता है। अब चूँकि वो अकेले ही क्षेत्र में अकेले ही महारथी के रूप में बसता है और उसके विरोधी जो सोवियत संघ था वो उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाता है और वैश्विक लेवल पे वैश्विक राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति और रणनीति प्रदर्शित होने लगती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बढ़ोतरी,
जैसा कि आप जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अमेरिका बढ़ावा दे रहा था और साम्यवादी विचारधारा को रूस बढ़ावा दे रहा था, यानी सोवियत संघ। लेकिन जब सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा विकसित होती है। अमेरिका के संबंध और देशों से होते हैं, कुछ देश जो है महाशक्ति के कारण जो है उससे संबंध बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल पूंजीवादी विचारधारा ही आगे बढ़ती है, साम्यवादी विचारधारा पीछे छूट जाती है। कारण क्या था? रूस का विखंडन। तो इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था का पूरे संपूर्ण विश्व पे वर्चस्व कायम होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक क्रियाओं में पूंजीवादी व्यवस्था हर जगह हावी हो जाती है। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तृतीय विश्व युद्ध या तृतीय विश्व को आघात। जैसा कि आप जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से तृतीय विश्व जो है सोवियत संघ के द्वारा आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप में विविध रूपों में सहायता मिल रही थी ऐसे देशों को जो तीसरी दुनिया के थे। लेकिन जब सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है तो उनको आर्थिक लाभ मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि सोवियत संघ अब वो स्थिति में नहीं रहता। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विखंडन के कारण ये सारे फैक्टर प्रभावित होते हैं। इन्हीं प्रभावों के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन आता है, तीसरी दुनिया प्रभावित होती है, शीत युद्ध तो समाप्त हो जाता है, लेकिन केवल विश्व में एक ही महाशक्ति बचती है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी का दबदबा कायम रहता है, उसी की पॉलिसी चलती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, बाकी शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में अध्ययन किया, सोवियत संघ के विखंडन के क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या प्रभाव पड़े, किन किन क्षेत्रों पे इसका प्रभाव पड़ा, उन सब बिंदुओं पे आपने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।